ये कैसी वसीयत भागवन। 17 साल की उम्र में ही मैं लंदन चला गया था और अब 27 साल का हो चुका था। यूं ही अचानक पापा की मौत को सुनकर वापस आने लगे। मेरी नौकरी भी छूट गई थी क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मुझे भी ये सहारा था कि जो भी मैंने पैसा भेजे हैं वो सब मेरे पापा ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूँगा। लेकिन पापा की वसीयत में मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतज़ाम कर दिया था। इसलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ रेखा का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है। जब तुम लंदन गए थे तब यह पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वह एक पागल कम उम्र से मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उनके नाम कर दिया। चलो, ये इतनी बड़ी बात उस समय न होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही रेखा के नाम होता और मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में यह भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो रेखा से शादी करेगा और उसे तलाक नहीं देगा, न ही कभी दूसरी शादी करेगी। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे पापा ने कुएं में डाल दी। मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी उन्होंने लाखों की खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर मेरे गुस्सा से बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो, मैं रेखा की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही पापा के घर में रहने की इजाज़त तक नहीं थी। इस घर में भी वही रह सकता है जिसकी शादी रेखा से होती। यह अजीबो गरीब वसीयत के साथ एक खत भी था जो पापा ने मेरे नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। मैंने पापा की वसीयत कई बार पढ़ी थी
जिसे देखकर मेरा खून खौल रहा था। 2 दिन पहले ही मुझे लंदन से अचानक हिंदुस्तान आना पड़ा, क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उनके वकील ने मुझे उनकी वसीयत दी, तो उसे देखकर मैं गुस्से से लाल हुआ था। मैं लंदन में पेट्रोल पंप पर काम करता था। जो तनख्वाह मुझे मिलती रही थी, मैं अपनी मामूली से खर्चों के पैसे निकालकर सब हिंदुस्तान पापा को भेज देता था, और पाई पाई जमा करके और कुछ अपनी गांव की ज़मीन बेचकर मेरे पापा ने दिल्ली जैसे शहर में घर और कुछ दुकान खरीद ली थी। मैं पिछले 10 साल से पैसा भेज रहा था। 17 साल की उम्र में ही मैं लंदन चला गया था और अब 27 साल का हो चुका था। यूं ही अचानक पापा की मौत का सुनकर वापस आने के लिए मेरी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वो लोग मुझे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। मुझे भी ये सहारा था कि जो भी मैंने पैसे भेजे हैं, वो सब मेरे पापा ने मेरे लिए संभाल कर रखे होंगे। इसलिए दिल्ली जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर बसा लूँगा। लेकिन पापा की वसीयत मैं मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि लंदन के लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हें पैसों का इंतज़ाम कर दिया था। इसलिए इस घर पर और पापा की बाकी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ रेखा का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है जब तुम लंदन गए थे। तब यह पढ़कर मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। वह एक पागल कम उम्र से मेरी बहन, जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उनके नाम कर दिया। चलो, ये इतनी बड़ी बात उस समय न होती जब प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ही रेखा के नाम होता और मैं उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवाकर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में यह भी लिखा था कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो रेखा से शादी करेगा, और उसे तलाक नहीं देगा, न ही कभी दूसरी शादी करेगी। मतलब मेरी सालों की मेहनत मेरे पापा ने कुएं में डाल दी।
मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। पापा की जायदाद अब करोड़ों तक पहुंच चुकी थी, जो कभी लाखों में खरीदे थे। पापा की वसीयत पढ़कर मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद था? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते थे? चलो मैं रेखा की शादी किसी से करवा भी देता, तब भी मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आना था, क्योंकि मुझे तो अपने ही पापा के घर में रहने की इजाज़त तक नहीं थी। इस घर में वही रह सकता है जिसकी शादी रेखा से होती। यह अजीबो गरीब वसीयत के साथ साथ एक खत भी था, जो पापा ने मेरे नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन मुझे पापा पर इस कदर गुस्सा था, मैंने सब कुछ एक दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत मुझे पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। मुझे पता था ज़रूर मुझे विनती की होगी कि रेखा पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी की लालच में कोई उससे शादी कर लेगा और उसकी ज़िंदगी भर संभालता रहेगा। तुम मर्द हो, तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लेना। इसी तरह की बात पापा ने खत में लिखा होगा, और मेरा दिल बिल्कुल भी खत को पढ़ने का नहीं हुआ था। मैंने वह खत दरवाजे में को बंद कर दिया। दूसरे दिन वो वकील मेरे पास आया और कहने लगा, आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ रेखा की मौजूदगी और उसकी रजामंदी से ही रह सकते हैं। मैंने गुस्से और हैरत से मिले जुले भाव से कहा कि वह पागल है, उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि वह अपनी रजामंदी बता सके। और फिर मैं उसका भाई हूँ, यह मेरे भी पापा का घर है। मेरी बात सुनकर वकील कहने लगा कि वसीयत भी आपके ही पापा की बनाई हुई है। आपके पास आज शाम तक का समय है, या तो रेखा को आसपास इसी शहर में लेकर आओ, फिर मैं शाम को आपको इस घर से निकालकर घर को ताला लगा दूंगा। वकील साहब यह कहकर वहाँ से चला गया और मेरा जी चाहा अपने सर दीवार पर दे मारूं। रेखा उम्र में 22 साल की थी, लेकिन इसकी अक्ल 10-12 साल की
बच्चे की थी। फिर गुस्से में उस चीज़ उठाकर फेंकने की आदत थी। मैं कैसे उसे घर ले आ सकता था? वह तो मेरे पिछले से मोहल्ले के बच्चों का जीना दुश्वार कर देती। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन मेरे पापा ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दोपहर को ही रेखा को मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गया था और डॉक्टर से कहा कि मैं रेखा का भाई हूँ और उसे वापस ले जाना के लिए आया हूँ। डॉक्टर पहले तो राजी नहीं हो रहा था रेखा को मेरे साथ भेजने के लिए। कहने लगा, रेखा के फादर ने रेखा को यहाँ एडमिट कराया है। हम उनकी रजामंदी के बगैर रेखा को आपके साथ नहीं भेज सकते। मैं डॉक्टर से कहा, मैं रेखा का भाई हूँ और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, इसलिए अब रेखा की देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी बात सुनकर भी पता नहीं क्यों डॉक्टर रेखा को मेरे साथ भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहा था। और जब मैं डॉक्टर को धमकी दी कि तुम मुझे मेरी बहन को यहाँ से ले जाने के लिए रोक नहीं सकते, मैं तुम्हारे पर कंप्लेन करूँगा, तो डॉक्टर थोड़ा लाइन पर आया और कहने लगा, रेखा को मेरे साथ भेजने पर राजी हुआ। डॉक्टर ने मुझे कुछ कागजात पर साइन करवाया और नर्स ने कहा कि रेखा को लेकर आओ। कुछ देर बाद एक जवान और बेहद हसीन लड़की हाथ में एक डाल पकड़े लंबे खुले बालों के साथ खड़ी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। मैं 10 साल के बाद उसे देख रहा था और किसी भी एंगल से नहीं लग रही थी कि ये पागल है। कोई भी उसके हुस्न को देखकर उससे नज़र हटाना भूल सकता था। 10 साल पहले देखा था, खूबसूरत तो वह तभी से थी, लेकिन अब तो उसकी रंग रूप और निखार हो चुका था। वह डरी सहमी सी मुझे देख रही थी। डॉक्टर ने कहा, यह तुम्हारा भाई है, यह तुम्हें लेने आए हैं। तुम अब उनके साथ घर पर रहोगी। यह सुनकर न जाने क्यों उसकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं सिर्फ अपने पापा के पास जाऊंगी। मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। पापा के अलावा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी। सब मुझे मारते हैं। मैं कौन सा उसे अपने घर पर लाना चाहता था।
उसे घर ले जाना बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मजबूरन मुझे खड़े होना पड़ा। मैं रेखा के सामने गया। मैंने कहा, रेखा, मैं तुम्हारा गोपाल भाई। देखो, गौर से देखो और मुझे पहचानो। मैं तुम्हें पापा के पास भी ले चलूँगा, लेकिन फिलहाल अभी तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पर रहना होगा। पापा अभी बाहर गए हैं। जब आ जाएंगे तो तुम्हें पापा के पास भी ले जाऊंगा। जब मैं उसे याद दिलाया तो वह मुझसे गौर से देखने लगी और फिर शायद मैं उसे याद आया गया था। एक वह एकदम खुश थी, चौंक उठी थी। रेखा ने एक कदम से कहा, गोपाल भाई। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारा गोपाल भाई। और फिर मैं जब से चॉकलेट निकाली, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आई, मैंने कहा, रेखा, मेरे साथ चलो, मेरे पास ऐसी बहुत सारी चॉकलेट हैं। मैं तुम्हें वहाँ सारी दे दूँगा। मेरी बात सुनकर उसने मेरे हाथ से चॉकलेट ले ली और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे सबसे पहले बाज़ार ले गया। उसे अच्छी अच्छी कई ड्रेस खरीद कर दी। वकील के आने से पहले उसका हुलिया में सब कुछ ठीक कर देना चाहता था। वह मेरे साथ बहुत खुश थी। मैंने उसके लिए कुछ अच्छी ड्रेस खरीदे थे, लेकिन जैसे ही वापस जाने लगा था, रेखा की नज़र एक टॉय शॉप पर ले गया। कहने लगी, गोपाल भाई, मुझे खिलौना लेना है। वह मुझे गोपाल भाई कहकर बुलाया करती थी। मैं उसे टॉय शॉप पर ले गया। मुझे लगा कि वह एक डायरी खरीदी, लेकिन उसने तो बहुत से अलग अलग तरीके के खिलौने उठाना शुरू कर दिए। मेरे पास इतने फिलहाल जेब में नहीं था। मैंने बड़े प्यार से कहा, अभी तुम कोई एक डाल ले लो। मैं तुम्हें कल बहुत सारे खिलौना लेकर दूंगा। लेकिन वह जिद करने लगी और फिर मुझे रेखा पर गुस्सा आने लगा। मैं उसे सारे खिलौना छीन कर वापस रख लिया। उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। वह किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं 1 घंटे में ही उस पागल लड़की की हरकत देखकर परेशान हो चुका था। मुझे अपने मरे हुए बाप पर गुस्सा आने लगा। न जाने मुझे किसकी मुसीबत में डालकर चला गया था
कि मैं उसकी दूसरी पत्नी की पागल बेटी को संभालता रहूं। मजबूरन उससे बर्दाश्त करूं। रेखा मेरी सौतेली माँ की पहली पत्नी थी। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे पापा ने दूसरी शादी की। मेरी सौतेली माँ जब दुल्हन बनकर इस घर में आई तो वह 3 साल की बच्ची को भी वह साथ ले आई थी, जो देखने में कोई जापानी गुड़िया जैसी लगती थी, लेकिन थी जरा बावली सी। मेरे पापा ने मुझसे कहा, रेखा तुम्हारी बहन है, इसे आज से अपनी बहन समझना। लेकिन मैं गुस्से से कह दिया कि यह लड़की मेरी बहन नहीं है। मैं कभी बहन नहीं मान सकता। मुझे ना तो सौतेली माँ कभी अच्छी लगती, न ही मेरी वह सौतेली बहन। मैं उन दोनों माँ बेटी से बिल्कुल भी बात नहीं करता था। खाना खाने के बाद या कमरे में चला जाता था या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ चला जाता। स्कूल से आने के बाद मेरा यही रूटीन होता था। मैं हमेशा दोनों माँ बेटी को इग्नोर करता था, लेकिन मुझे इस रेखा नाम की बच्ची से नफरत उस समय महसूस हुआ जब मेरा सगा बाप मेरे बजाय उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसे गोद में उठाकर फिरता जैसे वह उसकी सगी बेटी हो और मैं सौतेला। यह सब देखकर मेरी खून खौल उठता था। जब मैं अपने पापा को पागल लड़की से प्यार करते देखा तो मुझे न जाने क्यों उससे चिढ़ हो गई थी। एक बार जब मैं छोटा था तो अपने खिलौने से खेल रहा था। जब वह मेरे खिलौने लेने की जिद करने लगी, मैंने कहा, खबरदार। जो मेरे खिलौने को हाथ भी लगाया तो लेकिन वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और जिद करने लगी। मैं उससे मुंह पर ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया। मेरा थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि वह दूर जाकर गिरी थी। इस वक्त मेरे पापा घर में दाखिल हुए थे। यह देखकर मेरी सौतेली माँ भी मुझे घूरने लगी और पापा ने मुझे बहुत जोर का थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम सी बच्ची पर हाथ उठाने की। बस उसके बाद मुझे रेखा से नफरत होने लगी थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मेरी नफरत भी उस पागल के लिए बढ़ती जा रही थी। फिर मैं 17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई के बाय बाय कहा और
पापा के जिद करने के लिए मुझे लंदन जाना पड़ा। वहाँ मेरा एक दोस्त अपने पापा के साथ गया था। मैं भी उनके साथ चला गया। कोई डिग्री मेरे पास नहीं थी, इसलिए पेट्रोल पंप का जॉब करने लगा। अब 10 साल के बाद आया, तब भी मेरे पापा ने सगे बेटी के बजाय सब कुछ सौतेली बेटी को दे दिया था। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब